दिस चैप्टर इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली एक 3 मार्कर आता है, एक 1 मार्कर आता है ना, और कभी कभी 5 मार्कर भी आ जाता है। ट्राइबल्स क्या करते हैं, जंगलों को काटते हैं, वहां पर जो स्मॉल स्मॉल वेजिटेशन है उसको बर्न कर देते हैं। क्यों बर्न करते हैं? सो दैट एश, यू गेट एश। एश इज वेरी गुड इन पोटैश विच इज अ नेचुरल फर्टिलाइजर ऑफ द सॉइल, है ना। जो पोटैश है वो मतलब सॉइल को नेचुरली फर्टिलाइज करता है। उसके बाद वो अपने क्रॉप्स ग्रो करते हैं, और क्रॉप्स ग्रो करने के बाद, हार्वेस्ट करने के बाद वो उस लैंड को वापस से यूज नहीं करते, बिकॉज वो अनन्या पांडे है। वी ओनली वेयर क्लोथ्स वन टाइम, नहीं, राइट। यहाँ पर ओनली सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स आर ग्रोन। यहाँ पर वेराइटी ऑफ फूड क्रॉप्स आर ग्रोन। कभी कभी ऐसे फूड क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं जिससे मार्केट में प्रॉफिट मिले। हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम गाइस टू टुडे सेशन, जहां पर हम करने वाले हैं द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर एग्रीकल्चर, विच इज चैप्टर 4 ऑफ योर क्लास 10 ज्योग्राफी। चैप्टर का पूरा ज्योग्राफी का क्लास 10 का बुक देखो, नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, और हम अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में अभी बात कर रहे हैं। पहले हमने वाटर रिसोर्सेज के बारे में बात किया, फिर हमने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में बात करा, और आज हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे, विच इज ऑल्सो समथिंग, एक ऐसी एक्टिविटी जो हम नेचुरल रिसोर्स से ही करते हैं। दिस चैप्टर इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली एक 3 मार्कर आता है, एक 1 मार्कर आता है ना, और कभी कभी 5 मार्कर भी आ जाता है। तो एक होता है ना इजी मार्क्स इन योर पॉकेट वाला चैप्टर, ये वो वाला चैप्टर है। इसके सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत आसान है। कुछ चीजें इस चैप्टर के ऐसे जरूर है जिसमें थोड़ा रट्टाफिकेशन है, बट उसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है, अगर आप वो याद करके जाओगे तब भी आपके लिए काफी रहेगा। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखो। बहुत मजेदार तरीके से, साधारण तरीके से मैं आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। यू गाइज ऑलरेडी नो मी, मेरा नाम है सुरभि गुप्ता। पिछले 3 सालों से मैं यहाँ पर वेदांतु 9th और 10th पे SST पढ़ा रही हूँ। माई मेन मोटिव बिहाइंड टीचिंग SST इज कि मैं इस तरीके से पढ़ाऊँ कि बच्चों को जो है हर कॉन्सेप्ट में मजा आए, और बच्चा जो है कोशिश करे कि यार मतलब आसपास में जो इवेंट्स हो रहे हैं, लाइफ इवेंट्स, उसको अपने चैप्टर से कनेक्ट कर पाए। अगर आप ये कर पा रहे हो तो मेरा जो है पढ़ाना सफल हुआ। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मार्क्स इन SST, इट्स अबाउट रियली अंडरस्टैंडिंग एंड लविंग द सब्जेक्ट। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो पर आपको ये वीडियो थोड़ी स्लो लग रही है, तो यू कैन ऑल्सो वॉच दिस वीडियो एट 1.25x या 1.5x, देख सकते हो, है ना। कुछ बच्चे होता है कि मैम बहुत स्लो जा रही है, तो यू कैन गो एट अ लिटिल हायर स्पीड। यूट्यूब अगर हमें ये सुविधा देती है तो क्यों ना हम इसका इस्तेमाल करें। वीडियो को थम्स अप दे देना अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये वेदांतु न्यू 9th और 10th चैनल है, जहां पर CBSE के लेटेस्ट अपडेट्स, मोटिवेशनल वीडियोज, एजुकेशनल वीडियोज, सब कुछ आपको हमारे चैनल पे आराम से मिल जाएगा। ठीक है, शुरू करें। लेट्स स्टार्ट विद सम मोटिवेशन। If you can change your mind, you can change your life. वाह वाह। एंड दैट इज वाई गाइज, अपना दिमाग चेंज करो। अभी तक अगर आपने हमारे मिड टर्म पेपर्स डाउनलोड नहीं किए हैं, कर लो। सोचो आपको पूरा मॉक पेपर, जिस तरीके का आपका मिड टर्म पेपर बनेगा, वो फ्री में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग SST, इंग्लिश, साइंस एंड मैथ्स। तो इसका जो है फ्री क्वेश्चंस अलॉन्ग विद आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के एक लिंक में मिलेगा। ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन इट एंड डाउनलोड इट। लेट्स स्टार्ट। आर यू रेडी? एग्रीकल्चर। तो अगर आपको याद है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में हमने 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। हमने पढ़ा था प्राइमरी सेक्टर में नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो एग्रीकल्चर कम्स अंडर द प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके हम लोग जो है गुड्स प्रोड्यूस करते हैं टू सैटिस्फाई आवर नीड्स, चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो व्हीट हो, चाहे वो शुगर केन हो, राइट। अब हम एग्रीकल्चर इंडिया के लिए क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इंडिया के लिए वो सबसे ज्यादा इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन आवर कंट्री 2/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन सम और द अदर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। या तो लोग फार्मिंग कर रहे हैं, या डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है लेबरर्स है, एग्रीकल्चरल से रिलेटेड काम कर रहे हैं। 85, 2/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन, दैट इज 75% ऑफ द पॉपुलेशन। एग्रीकल्चर जो है प्राइमरी एक्टिविटी है। हम काफी ज्यादा डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, क्योंकि वो हमें फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करता है। एग्रीकल्चर से जो हमें रॉ मटेरियल मिलता है उसको वो प्रोसेस होता है इंडस्ट्रीज में टू क्रिएट मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। एग्रीकल्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स देता है दैट वी नॉट ओनली यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन बट ऑल्सो फॉर एक्सपोर्ट, है ना। हम उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ शुगर,
जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू लुक एट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग, है ना, क्या क्या क्रॉपिंग पैटर्न एग्जिस्ट करते हैं, क्या क्या मेजर फूड क्रॉप्स इंडिया में ग्रो करते हैं, एंड एग्रीकल्चर में हम ऐसे क्या टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स ला सकते हैं सो दैट प्रोडक्शन बढ़े। ठीक है, इन सारे टॉपिक्स के बारे में इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं। कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल, क्या आप कोई ऐसी इंडस्ट्री बता सकते हो जिसमें एग्रीकल्चर से हमें रॉ मटेरियल मिलता है? बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, है ना, शुगर इंडस्ट्री, शुगर केन को प्रोसेस करके जब शुगर बनता है, राइट। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग, आप देखोगे कि देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार से फार्मिंग की जाती है और इसके मेन रीजन होते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट, जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां अलग टाइप की फार्मिंग होगी, जहां पानी की किल्लत होती है वहां अलग टाइप की फार्मिंग होगी, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, जहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, जैसे आप देखोगे कि कुछ कुछ एरियाज में बहुत ज़्यादा मशीनें यूज होती है, बड़ी लैंड है तो वहाँ अलग टाइप का कल्टिवेशन होता है, अलग टाइप का फार्मिंग होता है। सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस, हिस्ट्री क्या है उस रीजन की, क्या कल्चरल प्रैक्टिसेस है जिसके बेसिस पे वहाँ पर वो क्रॉपिंग होता है। तो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज रीजन्स वी सी दैट इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंट्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग इज डन। उस टाइप ऑफ फार्मिंग को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, पहला है सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा है कमर्शियल फार्मिंग। अब यहाँ पर कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, इसको बस लॉजिकली समझेंगे। व्हाट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग, इसको हम और दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, वो है ना, पुराना मतलब समथिंग दैट हैज बीन यूज्ड सिंस हिस्टोरिक टाइम्स। पुराने टूल से जब हम फार्मिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रिमिटिव फार्मिंग। सबसिस्टेंस मतलब सर्वाइवल। जब आप फार्मिंग करते हो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए नहीं, आप फार्मिंग करते हो सिर्फ उतना प्रोड्यूस करने के लिए जो काफी है आपके परिवार वालों का पेट भरने के लिए, है ना, दैट इज इनफ फॉर कंजम्पशन, दैट इज कॉल्ड सबसिस्टेंस। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है? प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग वो वाला फार्मिंग होता है जहां पर आप जो लोकल पुराने टूल्स होते हैं जैसे कि हो, दाओ, डिगिंग स्टिक्स, है ना, इसका इस्तेमाल करते हो, डिगिंग स्टिक्स का, दाओ का, टू डू फार्मिंग, एंड उस फार्मिंग में आप उतना ही प्रोड्यूस करते हो दैट इज इनफ फॉर योर सेल्फ कंजम्पशन। अब ऐसा नहीं है कि आप इतना ही प्रोड्यूस करना चाहते हो, ऑफ कोर्स आप ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हो, बट आपके पास पैसा नहीं है, आप स्मॉल फार्मर हो, आपके पास स्मॉल पीस ऑफ लैंड है, इसके वजह से आप जो भी आपके पास टूल्स होते हैं उससे आप फार्मिंग कर रहे हो और आप अपने पेट को भरने के लिए उतनी फार्मिंग ही कर पाते हो। अब ऐसे फार्मर्स जो है ऑब्वियसली उन पे स्मॉल ट्रैक ऑफ लैंड है, वो गरीब है, तो ऐसा तो है नहीं वो मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग यूटिलाइज कर पाएंगे, है ना। तो जो उन पे प्रिमिटिव टूल्स होते हैं, जो बारिश आती है मॉनसून पे वो डिपेंडेंट होते हैं, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, उनके पास इतने भी पैसे नहीं होते कि वो फर्टिलाइजर खरीद लाए, है ना, तो नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल पे वो डिपेंड करते हैं फॉर द ग्रोइंग ऑफ देयर क्रॉप्स। ठीक है, सो दीज आर वेरी पुअर फार्मर्स who practice primitive subsistence farming. ठीक है, अब one another method like दूसरा तरीका ऑफ primitive subsistence farming is also called slash and burn agriculture. ये यूजुअली ट्राइबल एरियाज में होता है जहाँ पर ट्राइबल्स क्या करते हैं, जंगलों को काटते हैं, वहाँ पर जो स्मॉल स्मॉल वेजिटेशन है उसको बर्न कर देते हैं। क्यों बर्न करते हैं? सो दैट एश, यू गेट एश। एश इज वेरी गुड इन पोटैश विच इज अ नेचुरल फर्टिलाइजर ऑफ द सॉइल, है ना। जो पोटैश है वो मतलब वो सॉइल को नेचुरली फर्टिलाइज करता है। उसके बाद वो अपने क्रॉप्स ग्रो करते हैं और क्रॉप्स ग्रो करने के बाद, हार्वेस्ट करने के बाद वो उस लैंड को वापस से यूज नहीं करते, बिकॉज वो अनन्या पांडे है, वी ओनली वेयर क्लोथ्स वन टाइम, नहीं, है ना। वो लैंड पे इसलिए वापस से क्रॉप्स ग्रो नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि एक बार क्रॉप्स ग्रो हो गए तो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। देन दे मूव टू अ न्यू पीस ऑफ लैंड, slash the trees again, burn the small shrubs and vegetation again। फिर जो आपको ऐश मिलता है, पोटैश मिलता है, उसमें जो पोटैश होता है दैट इज अ नेचुरल फर्टिलाइजर जिसमें वो वापस से क्रॉप्स ग्रो करते हैं।
समझ रहे हो? सो दैट इज योर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जो काफी ट्राइबल एरियाज में फार्मिंग, इस तरीके की फार्मिंग प्रैक्टिस होती है। यहाँ पर भी फार्मर्स मॉडर्न इनपुट्स नहीं यूज करता। यहाँ पर भी जो फार्मर्स है वो नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल पे डिपेंडेंट होते हैं एंड दे आर डिपेंडेंट अपॉन योर रेनफॉल। अब ऑब्वियसली स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को एक और बहुत फेमस शब्द से जाना जाता है एंड दैट इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि आप एक जगह फार्मिंग करते हो, फिर जब उसमें आप हार्वेस्ट कर लेते हो, फिर दूसरे लैंड पे जाते हो, फिर वहां फार्मिंग करते हो, फिर उसमें सॉइल जब एग्जॉस्ट हो जाती है तो तीसरी जगह जाते हो। दैट इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन। अब इसको अलग अलग नाम से अलग अलग एरियाज में बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में झूमिंग है ना, इंडिया में आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड में इसको झूमिंग बुलाया जाता है। मणिपुर में पमलाओ बुलाया जाता है। बस्तर डिस्ट्रिक्ट में दीपा बुलाया जाता है। आई नो आपके दिमाग में आएगा मैम ये कैसे याद करें, तो बेटा कुछ ही चीजें हैं जो ज्यादातर सीबीएसई बार बार पूछता है। आई टेल यू वो क्या है, पहले पढ़ लेते हैं। मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा, एम फॉर मेक्सिको, एम फॉर मिल्पा। कोनुका वेनेजुला में बुलाया जाता है। रोका इन ब्राजील, मेसोले इन सेंट्रल अफ्रीका, लदांग इन इंडोनेशिया, रे इन वियतनाम। देन वी हैव बेवार या दहिया इन मध्य प्रदेश, पोद्दू या पेंदा इन आंध्र प्रदेश, कोमाम वृंगा इन ओडिशा, कुमारी इन वेस्टर्न घाट्स, वारले इन साउथ ईस्ट राजस्थान, खिल इन हिमालयन बेल्ट, कुरुवा इन झारखंड, झूमिंग नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से सबसे ज्यादा पॉपुलर नाम है जो सीबीएसई पूछ सकता है, तो बेटा झूमिंग इज काफी पॉपुलर है ना। यहाँ पर मिल्पा, रोका, लदांग काफी पूछा जाता है। एंड देन यू हैव कुमारी, पोद्दू, बेवार या दाहिया है ना। ये काफी ज्यादा मतलब रिपीटेड क्वेश्चंस है, बाकी इतने ज्यादा पूछे नहीं जाते, यू कैन इग्नोर देम इफ यू वांट। पढ़ लो, कभी गलती से आ जाए पढ़ लो, पर ऐसा रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे टाइप ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग पे, जिसको बोला जाता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब बहुत सारे इंडिया में और वर्ल्ड में ऐसे एरियाज है जो बहुत ज्यादा फर्टाइल है। फर्टाइल एरियाज जैसे अगर आप हमारा गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र पूरा वाला बेल्ट देखोगे, नॉर्दर्न प्लेन्स का बेल्ट, वहां पर लैंड इज वेरी फर्टाइल, लेकिन फार्मर्स हैव वेरी स्मॉल पीसेज ऑफ लैंड। अब लैंड तो बहुत स्मॉल है पर फर्टाइल बहुत ज्यादा है, तो फार्मर्स का प्रयास रहता है कि उस छोटे से लैंड में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हम निकाल पाए, है ना। तो उसमें हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स भी यूज की जाती है, फर्टिलाइजर भी यूज किया जाता है, पेस्टिसाइड्स भी यूज किया जाता है। एक साल में 2 से ज्यादा क्रॉप्स भी ग्रो किए जाते हैं, जिससे कि जितना उसमें से पैसा आप कमा पाओ, जितना प्रोडक्टिविटी आप कर पाओ, आप करते हो, क्योंकि आप उसको उस छोटे से पीस ऑफ लैंड को इतना इंटेंसिवली यूज करते हो। दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव फार्मिंग। अब बहुत सारे फार्मर्स उसमें उतना, क्योंकि लैंड छोटी है ना, तो उसमें उतना ही प्रोड्यूस कर पाते हैं कि वो अपने परिवार वालों को खिला पाते हैं, 1-2 केजी मार्केट में बेचते हैं। तो इट इज नोन एज इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग बिकॉज ऑफ द स्मॉल पीस ऑफ लैंड। इतना ही प्रोड्यूस होता है दैट इज फिट फॉर सर्वाइवल, राइट। तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन की वजह से लैंड लिमिटेड है ना, तो यहाँ पर काफी लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है। काफी ज्यादा परिवार वाले को जो है इसमें यूज किया जाता है कि भाई रामू सीता सब लोग जो है लग जाओ, लैंड से प्रोडक्टिविटी निकालनी है। हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स और इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाता है फॉर हायर प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में, आएगा नहीं क्योंकि दिमाग तो म्यूजियम के लिए ना सजा सजाया रखा हुआ है ना, आएगा नहीं, बट ट्राई करो। एक दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि लैंड का जो पीस है वो इतना छोटा क्यों है? Why is the piece of land so small? है ना। द रीजन फॉर दैट इज इन इंडिया हमें बच्चे पैदा करना अच्छा लगता है। हमारे देश में पॉपुलेशन ज्यादा है, फार्मर के 5 लड़के होते हैं। अब लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से के हिसाब से जब पापा मरता है तो लैंड इज इक्वली डिवाइडेड अमंग्स्ट हिज चिल्ड्रन, तो लैंड डिवाइड हो जाती है। फिर उनके 5 बच्चे होते हैं, फिर लैंड और डिवाइड हो जाती है। फिर पीढ़ी पर पीढ़ी जो है, जो लैंड का साइज है वो काफी छोटा हो जाता है, ठीक है, राइट। लैंड का जो साइज है वो काफी छोटा हो जाता है एंड देयरफॉर दिस पुट्स एन इनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड।
right? The right of inheritance leading to the division of land among successive generations has rendered land holding size uneconomical. Because of law of inheritance, जो final land किसी पे आता है वो इतना छोटा होता है कि वो uneconomical render हो जाता है, उसमें आप ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते. Right? The farmers continue to take maximum output from limited land in the absence of alternative source of livelihood. क्योंकि farmers के पास कुछ और है नहीं करने को. देखो यार, फार्मिंग एक ऐसा स्किल है जो आपके पापा, आपके परदादा आपको सिखा के जाते हैं, है ना. अब आपको उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना, आपको आता है करना, कोई और आपके पास एजुकेशन नहीं होती, तो फार्मर्स वही काम करते हैं इवन दो उसमें आप ज्यादा पैसा नहीं बचा, है ना. छोटा पीस ऑफ लैंड में आप कितना ही उगा लोगे, राइट. All right, अब क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. अब बच्चों याद रखना ये जो डिफरेंस है गूगल पे भी है पर गलत दे रखा है ना. तो याद रखना कि यही वाला डिफरेंस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, है ना. यही वाला डिफरेंस आपको याद करके एग्जाम में दे जाना है. पहला, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग बहुत ही ज्यादा स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड पे होता है, इसका लैंड पीसेस कंपेरेटिवली थोड़ा बड़ा होता है. दूसरा, यहाँ पर प्रिमिटिव टूल्स यूज किए जाते हैं जैसे हो, दाव, डिगिंग स्टिक्स. वहाँ पर थोड़े मॉडर्न मशीनरी भी यूज किया जाता है, मॉडर्न मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर यूज किया जाता है जैसे हाइल्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, ट्रैक्टर वगैरह. तीसरा, यहाँ पर फार्मिंग इज डिपेंडेंट अपॉन रेनफॉल, बारिश आएगी तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा. यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज पे डिपेंड करता है फार्मर, है ना, उसके पास ट्यूबवेल होगा या कैनाल फैसिलिटी होगी. यहाँ पर मैन्योर इज यूज टू मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी, जो आपका काउ डंग है, नेचुरल तरीका. यहाँ पर मॉडर्न इनपुट्स यूज किया जाता है जैसे फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स वगैरह. यहाँ पर फैमिली मेंबर्स प्रोवाइड लेबर, यहाँ पर कभी कभी जब जरूरत होती है लेबरर को हायर भी कर सकते हैं, राइट. यहाँ पर लो प्रोडक्शन होता है यहाँ पर कंपैरेटिवली, क्योंकि लैंड भी फर्टाइल ज्यादा होती है तो हायर प्रोडक्शन होता है, राइट. यहाँ पर ओनली सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स आर ग्रोन. यहाँ पर वेराइटी ऑफ फूड क्रॉप्स आर ग्रोन. कभी कभी ऐसे फूड क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं जिससे मार्केट में प्रॉफिट मिले, थोड़ा बहुत मार्केट में बेचते हैं उससे प्रॉफिट भी कमा लेते हैं. क्लियर? यस, मुंडी हिला लो, मुंडी हिला लो. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग, दैट इज कमर्शियल फार्मिंग. राइट, कमर्शियल फार्मिंग होता है वो वाला फार्मिंग दैट इज डन फॉर प्रॉफिट, है ना, ट्रेड के लिए, प्रॉफिट के लिए जो फार्मिंग करा जाता है उसको कमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं. सब्सिस्टेंस फार्मिंग यूजुअली मेजॉरिटी आप जो प्रोड्यूस करते हो खुद ही खा लेते हो. कमर्शियल फार्मिंग में मेन आइडिया प्रॉफिट होता है, सेल होता है. यहाँ पर जो ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड होते हैं वो बहुत लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड होते हैं जिसमें फार्मिंग करते हो. मॉडर्न मशीनरी यूज करी जाती है, थ्रेशर, ट्रैक्टर, ऑल काइंड्स ऑफ मशीनरी, हाइल्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, राइट, सब कुछ यूज किया जाता है विद द एम ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रॉफिट. द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. अब यहाँ पर कौन से क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं वो रीजन बाय रीजन जो है वेरी करता है. फॉर एग्जाम्पल, राइस जो है हरियाणा में ग्रो किया जाता है एज अ कमर्शियल क्रॉप. हरियाणा में उसको ग्रो किया जाता है टू एक्सपोर्ट, है ना, कि भाई हम लोग बेचेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे. बट वहीं राइस जो है छोटे छोटे फार्मर्स उड़ीसा के ग्रो करते हैं एज अ सबसिस्टेंस क्रॉप, सर्वाइवल के लिए. तो अलग अलग एरियाज में अलग अलग क्रॉप्स का कमर्शियलाइजेशन अलग है, ठीक है. इसलिए क्योंकि हरियाणा में जो है इरिगेशन फैसिलिटी आ गई थी तो उन्होंने राइस ग्रो करना शुरू कर दिया था. ट्रेडिशनली वो ग्रो नहीं करते थे, है ना, प्रॉफिट के लिए उन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिया. पर उड़ीसा में तो ट्रेडिशनली राइस ग्रो करते थे छोटे छोटे फार्मर्स भी, है ना, बट दैट इज फॉर देयर ओन कंजम्पशन, राइट. अब वन काइंड ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इज कॉल्ड प्लांटेशन. प्लांटेशन होता है जब आप एक लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड में वन क्रॉप ही ग्रो करते हो, एक ही क्रॉप ग्रो करते हो, उसको बोलते हैं प्लांटेशन फार्मिंग, है ना, वेयर वन क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज पीस ऑफ लैंड. ठीक है, द प्लांटेशन. अच्छा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट, यहाँ पर यूजुअली वो वाले क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं जो लार्ज पीस ऑफ, अच्छा नहीं सॉरी, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए कि ऐसा क्यों करते हैं. तो बेटा बहुत सारे क्रॉप्स ऐसे होते हैं दैट इज प्रॉफिटेबल ओनली व्हेन यू ग्रो देम इन लार्ज नंबर. फॉर एग्जांपल टी. अब ऐसा तो है नहीं कि भाई आपने छोटे से पीस ऑफ लैंड में 50 टी के प्लांट्स उगा दिए, है ना, इतने नुन्ने से एक चम्मच चाय मिलेगी आपको उससे. तो चाय हो गया, रबर हो गया, कॉफी हो गया, ये ऐसे कुछ क्रॉप्स होते हैं दैट रिक्वायर अ लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड एंड यू नीड टू प्रोड्यूस अ लॉट फॉर इट टू बी प्रॉफिटेबल, राइट. तो इसीलिए टी प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन, शुगर केन प्लांटेशन, ये प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं वेयर
you grow them on a large piece of land. अब जो plantation होते हैं they have an interface of agriculture एंड इंडस्ट्री. मतलब मोस्ट प्लांटेशन में जो प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं दे आर यूज एज रॉ मटेरियल फॉर एनी इंडस्ट्री. जैसे शुगर केन को प्रोसेस करके शुगर बनता है, चाय को आप इसको ऐसे ही नहीं खा सकते, रबर को प्रोसेस करके आपको रबर प्रोडक्ट्स मिलते हैं. दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी हैव लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड. इसमें काफी कैपिटल भी यूज होता है, काफी पैसा चाहिए लैंड खरीदने के लिए, मशीन खरीदने के लिए, लेबर इंटेंसिव होता है ना. टी लीव्स को हाथ से जो है निकाला जाता है तो काफी लेबर इंटेंसिव है. माइग्रेंट लेबर का काफी यूज होता है. फॉर एग्जांपल बिहार यूपी के लोग आसाम वगैरह में काम करते हैं, है ना. देन यू हैव रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्री में यूज होता है एंड यू आल्सो रिक्वायर अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड रोड्स. इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए जिससे जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसको इमीडिएटली आप फैक्ट्री तक ड्रॉप कर पाओ, नहीं तो खराब हो जाएगा. ठीक है. सो इट इज एन इंटरफेस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. तो इंडिया में प्लांटेशन क्रॉप से आपके टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना. टी इन आसाम एंड नॉर्थ बंगाल, कॉफी इन कर्नाटका. अब अगले पार्ट में जाने से पहले लेट्स डू सम क्वेश्चंस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट प्लांटेशन फार्मिंग? जल्दी से इसका आंसर बता दो. ओके. In this type of farming, a single crop is grown on a large area, ये तो सही है. The plantation has an interface of agriculture and industry, ये भी सही है. Plantation covers large tracts of land called estates, ये भी सही है. Farmers clear a patch of land by felling trees and burning them to produce cereal and other crops, ये नहीं है plantation के बारे में. This is more like slash and burn agriculture. हो रहे हैं questions? अगला question. जल्दी से बता दो आंसर. मैंने बताया था ये फेमस है. नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में क्या बोला जाता है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को? द आंसर इज झूमिंग. झूमिंग. Why there is a need for intensive subsistence farming? Mainly used for obtaining higher production to the extent, mainly used for getting rid of pesticides, mainly used for obtaining lower, नहीं, mainly used for irrigation. तो आंसर is option A. Intensively इसलिए किया जाता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा production हो. Right, चलो. Now we move on to the next part of the chapter, that is cropping pattern. आप देखोगे अगर आपने कभी गार्डनिंग की है तो आपने देखा होगा कि अगर आप गलत टाइम पे टमाटर उगाते हो, जो मेरे साथ हो चुका है ना. मैंने जो है बहुत ठंड में बारिश के टाइम में टमाटर उगा नहीं, जो होगा उसमें बहुत सड़े हुए कुछ छोटे छोटे टमाटर है. फिर मुझको बाद में गार्डनर ने बोला कि ये जो है आपको ग्रो करना है ड्यूरिंग एक्सट्रीम समर. तो क्रॉप्स जो है अलग अलग सीजन के हिसाब से अलग अलग एरियाज में ग्रो किए जाते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन सीजन्स वी हैव डिवाइडेड आवर क्रॉपिंग पैटर्न इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स, खारिफ, राबी और जायद. अब इसमें बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं तो इसको बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना. ठीक है. यू हैव खारिफ. खारिफ के फॉर खारिफ, के फॉर खुशबू. खुशबू जो है वो तब आती है जब अच्छी बारिश होती है. जब खुशबू मैम नहीं, जब बहुत अच्छी बारिश होती है तो खुशबू आती है ना, मिट्टी, गीली मिट्टी की इतनी सुंदर खुशबू. उससे याद रखो खारिफ क्रॉप्स. खारिफ क्रॉप्स को कब ग्रो किया जाता है? खारिफ क्रॉप्स को तब ग्रो किया जाता है जब बारिश होती है, ऑन द ऑनसेट ऑफ मॉनसून, दैट इज जून और जुलाई, और उसको हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर अक्टूबर. तो जिन क्रॉप्स को बहुत पानी की जरूरत होती है ना वो खारिफ क्रॉप्स होते हैं, जैसे पैडी, तुर, मूंग, ज्वार, जूट, सोयाबीन और ग्राउंडनट. थोड़ा याद करना पड़ेगा, स्पेशली पैडी बहुत पॉपुलर है ना. तो द मेन वे थ्रू विच यू गेट इरिगेशन इज रेनफॉल एंड इन कोस्टल एरियाज, क्योंकि वहां बारिश बहुत होती है. फिर आता है आपका राबी. तो आर से राबी, आर से रजाई, और रजाई हम कब बोलते हैं? जब बहुत ठंड होती है. तो राबी क्रॉप्स यूजुअली आर ग्रोन इन विंटर टाइम, जब रजाई होने का टाइम आता है. सो दैट इज अक्टूबर नवंबर. समर में इसको हार्वेस्ट किया जाता है मार्च अप्रैल में. क्या क्रॉप्स ग्रो होते हैं? तो गाइस व्हीट है ना, जिसको ये तब ग्रो होता है जब बारिश होती है हल्की हल्की. विंटर रेनफॉल नहीं होती, विंटर्स में थोड़ी थोड़ी जो रेनफॉल होती है अक्टूबर नवंबर में, उस टाइम इन क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है और हार्वेस्ट करते हैं मार्च अप्रैल में जब बहुत सड़ी हुई धूप होती है. राइट. तो यहाँ पर व्हीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड्स, ऑल दोज थिंग्स दैट यू गेट इन मार्च अप्रैल, है ना.
वो आपको यहाँ राबी क्रॉप्स में दिखेगा। अच्छा, यहाँ आपके दिमाग में आएगा कि मैम विंटर में रेनफॉल कैसे हो सकती है, मॉनसून विंड्स तो नहीं आते। तो इफ यू रिमेंबर योर क्लास 9 ज्योग्राफी, जो मुझे पता है आधे बच्चों ने भूल गया, मेमोरी लॉस तो भाई हमारे खून में है ना, तो आपको याद होगा कि इंडिया में वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस जो है, इंडिया में वो विंड्स आते हैं, है ना, वो जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होते हैं मेडिटेरेनियन सी के सामने, वहां से विंड्स जो है मॉइस्चर लेडन आते हैं, जो थोड़ा बहुत नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बारिश करते हैं, हरियाणा पंजाब उस साइड में, है ना, तो वहां पर ग्रो किया जाता है खारिफ राबी क्रॉप्स जैसे वीट। देन आता है जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप जो है मिडिल क्रॉप्स है ना, जो खारिफ और राबी क्रॉप्स के बीच वाला सीजन होता है, जो समर सीजन होता है, अप्रैल मई जून के टाइम, उस टाइम ग्रो किया जाता है। तो ये समर क्रॉप्स होते हैं, जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूकम्बर, गर्मियों में आप देखते हो ना ठेले पे मिल रहे होते हैं, तो उससे याद रखो, दीज आर जायद क्रॉप्स। क्लियर? राइट। in states like Assam, West Bengal and Odisha, 3 crops of paddy are grown in a year। मतलब एक साल में 3 अलग अलग तरीके के चावल ग्रो किए जाते हैं, जिसका नाम होता है ओस, अमान एंड बोरो, है ना। तो चावल है लेकिन अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न की तरह ग्रो करते हैं। तो इसको बस याद रखो, 3 तरीके के चावल क्या ग्रो होते हैं, ओस, अमान एंड योरो। शुगर केन टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो। तो अलग अलग क्रॉप्स आर ग्रो इन डिफरेंट वेदर कंडीशंस। लेट्स लुक एट सम क्वेश्चंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खारिफ क्रॉप? के फॉर खारिफ। खारिफ मतलब बारिश की खुशबू, है ना। ऑनसेट ऑफ मॉनसून में ये होता है। तो ऑनसेट ऑफ मॉनसून में कौन सा होता है? बार्ले, पीस, बाजरा या मस्टर्ड। पैडी याद है मुझको बस, मस्टर्ड तो वो था, एक बार देखना पड़ेगा। मस्टर्ड तो राबी था, है ना। बाजरा है आंसर, बाजरा लग रहा था मुझे, बट आई वांटेड टू चेक, है ना। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो गाइज याद करना पड़ेगा। देयर इज एक्चुअली अ ट्रिक टू रिमेंबर दिस ऑल्सो, बट मैं ट्रिक भूल गई हूँ, उसके लिए अलग वीडियो लाऊंगी याद करके। राबी क्रॉप्स क्या होते हैं? व्हाट आर राबी क्रॉप्स? राबी क्रॉप्स आर सो, देखो आर फॉर राबी, आर फॉर रजाई, तो दे आर सोन ड्यूरिंग विंटर, है ना। सोन ड्यूरिंग रेनी सीजन नहीं। अक्टूबर नवंबर में इसको सो किया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है ड्यूरिंग मार्च का सनी टाइम। सोन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन समर। ऑप्शन ए, राइट। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। कल जो हमारा सेशन आने वाला है उसमें हम लोग करेंगे मेजर फूड क्रॉप्स, है ना। इसका मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी कैसे याद करना है, क्या याद करना है, लॉजिकली याद करेंगे। एंड व्हाट आर द टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। आज का होमवर्क क्वेश्चन देने से पहले आपको मैं आकार बैच के बारे में बता दूं। आकार बैच जो है हमारा 2.0 शुरू हो गया है, विच यू कैन ज्वाइन। गाइज दिस इज द बेस्ट टाइम टू ज्वाइन। अगर आप अभी भी क्लास 10 में अभी थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं हो, अगर आपको एक ऐसी कम्युनिटी चाहिए स्टूडेंट्स की जो आपको रिविजन करने में मोटिवेट करे, यू हैव टू ज्वाइन आकार, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अमेजिंग स्टूडेंट्स कम्युनिटी है। हम आपको इसी बड़े स्क्रीन पे वेदांतु प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, पढ़ाते पढ़ाते क्विजेस भी लेते हैं, जैसे मैं अभी कर रही हूँ ना। जस्ट दैट वी हैव क्विजेस, लीडर बोर्ड, आपके डाउट्स ड्यूरिंग द क्लास सॉल्व होते हैं, आपको मैं अनकैम कर सकती हूँ, अनम्यूट कर सकती हूँ, बातें कर सकती हूँ। क्लास के बाद भी जो है आपको टेस्ट और असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, नोट्स दिए जाते हैं, रेफरेंस बुक्स दिए जाते हैं। All of this is available at just 1499 rupees for a year। पूरे साल के लिए इमेजिन करो, टिल February एंड आपको सिर्फ इतने पैसे देने पड़ेंगे इफ यू वांट टू ज्वाइन दी आकार बैच। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पढ़ाए जाते हैं इंक्लूडिंग इंग्लिश, मैथ्स, साइंस एंड SST। तो मेक श्योर दैट यू मेक श्योर दैट यू क्लिक ऑन द लिंक एंड क्विकली गेट द आकार बैच अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो। आज का होमवर्क देख लो, ध्यान से पढ़ो। Just give me 1 second. पढ़े? Rinija lived with her family in a small village at the outskirts of Dipu in Assam. She enjoys watching her family members clearing, slashing and burning a patch of land for cultivation. She often helps them in irrigating the field with water running through a bamboo canal from nearby spring.
मतलब अलग ही लाइफ है उसकी. She loves the surroundings and wants to stay here as long as she can. But this little girl has no idea about the declining fertility of the soil and her family search for a fresh piece of land in the next season. ठीक है, तो निनीजा जो है उसको मजा आ रहा है अपने परिवार को काम करते हुए देख रही है, खुद आराम कर रही है. आप जैसे बच्ची है ये, है ना. देख रही है कि बैम्बू से थोड़ा ड्रिप करके जो है पानी आ रहा है, बट इसको ये नहीं पता उसका परिवार कितना परेशान है क्योंकि उसको अगले सीजन में नया पीस ऑफ लैंड ढूंढना पड़ेगा. तो कैन यू टेल मी कि रिनीजा की फैमिली कौन से फार्मिंग में एंगेज्ड है एंड कैन यू लिस्ट सम क्रॉप्स व्हिच आर ग्रोन इन सच फार्मिंग. कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना. तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही. आई होप यू लाइक टुडेज सेशन. द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विल कम टुमारो, सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल जिससे कुछ मिस ना हो जाए. टेलीग्राम चैनल पे भी हम है जहां पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हो यू कैन फॉलो मी ऑन surabhi_nerd या मम्मी पापा के अकाउंट से भी मैसेज कर सकते हो. तो आज के लिए बस इतना ही. मजा आ रहा है? कैसी चल रही है क्लास 10 की तैयारी? कमेंट में मुझे जरूर बताना. डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप, शेयर एंड सब्सक्राइब. ओए बाय बाय. दिस इज योर मास्टर टीचर साइनिंग आउट.